In this video, we are going to cover the topic of Anglo-Mysore Wars. 4 Anglo-Mysore Wars हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट जो थी वो हुई थी 1767 से लेके 1769 तक. Second Anglo-Mysore War took place from 1780 to 1784. Third Anglo-Mysore War took place from 1790 to 1792, and fourth Anglo-Mysore War took place from 1799. It was only for 1 year, like 1799 में ही खत्म हो गई थी by the death of टीपू सुल्तान. इस वॉर के दौरान टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी. और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में 1780 से लेके 84 के बीच में 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई थी. और जो 84 तक ये पूरी वॉर खींची गई वो टीपू सुल्तान के द्वारा हुई थी. जैसे कि देखिए, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है 1718 से 80 से लेके 1784 तक हुई. तो बीच में 82 में हैदर अली की डेथ हो गई. तो यहाँ से यहाँ तक 82 से 84 तक टीपू सुल्तान लड़े थे. वील गेट टू नो अबाउट दिस फर्दर, अभी जब आगे पूरा बताएंगे. बट लेट्स सी कि ये जो एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई वो आखिर हुई क्यों, या फिर क्या रीजन रहे, क्या वजह क्या थी, मेन वजह क्या थी. सो लेट्स सी. देखो, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स को पूरे के पूरे इंडिया पर कॉन्क्वेस्ट करना था. सो ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट ओवर इंडिया नीडेड पूरी की पूरी इंडिया पे मोनोपोली, कि मतलब मेरा होना चाहिए. उनको अगर कॉन्क्वेस्ट करना है इंडिया के ऊपर तो उन्हें राज करना पड़ेगा ना. वो राज कैसे करते? बाय 2 वेज. सबसे पहला तो है वॉर, मारधाड़ करके, एंड सेकंड वे इज पॉलिसी, बाय द वे ऑफ पॉलिसीज. अब वॉर किस किस से होती? सबसे पहले तो यूरोपियन पावर्स से, जो कि बाहर से आई थी, एंड सेकेंडली इंडियन पावर्स से, जो कि अंदर ही अंदर बट गई थी. देखो, सबसे पहले जो इंडियन पावर थी वो सिर्फ मुगल थे, पर मुगल्स के बाद ना रीजनल पावर्स की भी बहुत ज्यादा पैदावार चालू हुई. रीजनल पावर्स उठी, है ना. और फिर जो रीजनल पावर्स उठी उनसे ही ब्रिटिशर्स का युद्ध हुआ. लेट्स सी हाउ एंड किस किस से हुआ. यूरोपियन पावर्स में देखते हैं, सबसे पहले हमारे पोर्चुगीज थे. पोर्चुगीज, देन डच, आफ्टर डच कम डेन्स, और डेन्स के बाद आए फ्रेंच. फ्रेंच के साथ इनकी कार्नाटिक वॉर्स चली, क्योंकि ये तीन तो खैर फुस से ही निकले थे, इतना कोई ज्यादा इनका रोल था नहीं. सब हार ही गए थे. ये दोनों अपने सेटलमेंट बेच के चले गए थे. पोर्चुगीज को 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने ही बाहर किया था. और ये बात ध्यान रखिए, पोर्चुगीज वाज द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया. ओके. बट इनका कुछ ज्यादा हेरफेर था नहीं ब्रिटिशर्स के साथ. वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि इनके राजा ने अपनी बहन कैथरीन, इनकी बहन थी कैथरीन, वो भी ब्याह दी थी, है ना, टू दी किंग ऑफ ब्रिटिश. ठीक है. जो क्राउन था उससे अपनी बहन ब्याह दी थी. नाउ कमेंट डाउन के उस समय पर जो राजा थे उनका नाम क्या था? ओके. कैथरीन को किससे शादी करनी पड़ी? ओके. फ्रेंच थे, तो फ्रेंच से कार्नेटिक वॉर्स में फ्रेंच ही थे इकलौते जो थोड़े बहुत पावरफुल साबित हुए थे. अदरवाइज इतना कोई ज्यादा पावरफुल था नहीं. अब देखते हैं इंडियन पावर्स को लेके. तो इंडियन पावर्स में सबसे पहले था बंगाल. बंगाल में हुई 2 वॉर्स, प्लासी और बक्सर की, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. सेकेंडली मैसूर. थर्ड मराठा. एंड फोर्थ सिख. इसके बाद और भी मिसलेनियस वॉर्स चली, एंग्लो वॉर्स जो थी, जैसे कि एंग्लो अफगान, एंग्लो बर्मीज एंड एंग्लो नेपाल. ऐसी कुछ कुछ थी जो कि मैं बाद में प्रॉपर वीडियो बना दूंगी अबाउट द मिसलेनियस एंग्लो वॉर्स. ऐसे ही टाइटल होगा उसका, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो. पर मेन जो थी वो ये सारी थी. So in previous videos I have covered the wars with European powers, के ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन पावर्स के ऊपर कैसे अपना कॉन्क्वेस्ट किया, रूल एस्टैब्लिश किया. ये सब कुछ I have covered already in previous videos. If you want to go and check it out, you can go and see there, watch it there. और इंडियन पावर्स की अगर लड़ाई देखो तो उसमें हमने बंगाल को कवर कर लिया है. वी हैव कवर्ड बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. नाउ वी हैव कम टू एंग्लो मैसूर वॉर्स. एंग्लो मैसूर
वॉर्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी। आगे बढ़ने से पहले ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी पॉलिसीज थी। तो देयर वर 3 मेजर पॉलिसीज। सबसे पहले तो रिंग फेंस पॉलिसी थी। I'll make a separate video for the policies as well, तो वो आप आगे देख सकते हो। In upcoming videos I'll talk about the policies as well. Second policy was of subsidiary alliance, and the last but not the least was of doctrine of lapse, जो कि हमारे डलहौजी साहब लेके आए थे। झांसी का कब्जा ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक एंड टॉक अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर्स। ओके, एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में बात करने से पहले हम देखें कि मैसूर जो है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया। देखिए, जो पहले मैसूर था ना, मैसूर को रूल किया था बेसिकली वोडियाज ने। सो मैसूर वाज रूल्ड बाय वोडियाज, और सबसे पहले जो रूलर थे उसके वो थे यदुरया वोडियाज, और इन्होंने रूल किया टिल 1423। इसके बाद ना मैसूर ने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली थी। विजयनगर एम्पायर जो था, विजयनगर एम्पायर, वो खत्म हो गया था। पर उसके बाद भी जो मैसूर है उसने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली। पर इंडिपेंडेंस असर्ट करने के बाद भी कहीं ना कहीं जो ये मैसूर था वो मुगल एम्पायर के अंदर ही था, कि जैसे रूल कर रहे हैं पर मुगल एम्पायर के सबऑर्डिनेशन में है। ठीक है, तो ऐसा चल रहा था। पर अगर हम बात करें 1750s की, तो वहां पे एक राजा थे जिनका नाम था चिक्का कृष्ण राजा। चिक्का कृष्ण राजा वहां के राजा थे, और उनके नीचे ना 2 मिनिस्टर्स जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिनिस्टर्स होते थे, नंजराज और देवराज। अगर आप देखें तो राजा की ज्यादा पावर नहीं थी यहाँ पे, पर ये जो 2 मिनिस्टर्स थे ना, इनकी बहुत ज्यादा पावर थी, नंजराज और देवराज की। ओके, अगर हम बात करें कि ये पूरा का पूरा मैसूर नंजराज और देवराज के हाथों से लेकर हैदर अली के हाथ में कैसे आया, तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि अगर देखें तो 1749 में हैदर को इंडिपेंडेंट कमांड मिल गया था पूरे के पूरे मैसूर का। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे से हैदर ने डिस्प्लेस कर दिया नंजराज को, मतलब कि वो नंजराज बन चुका है अब। हैदर बिकेम द नंजराज। देखिए, वो सोल्जर था और सोल्जर से कैसे उसने जंप मारी नंजराज पे। फिर क्या हुआ, धीरे से 1761 में उसने सबको एलिमिनेट करके, ये जो नंजराज बना था ना यहाँ पर 1749 में, उस समय पर उसने चिक्का कृष्ण राज को अपना बंदी बना लिया था, प्रिजनर बना लिया था। और 1761 में देखें तो उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया था मैसूर का। सो ही बिकेम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मैसूर बाय 1761। अब ये जो हैदर था ना, ये खुद ही एक बहुत अच्छा सोल्जर था और कमांडर था। अब ये सोल्जर होने के नाते ये मानता था कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बना सकता है। सो स्ट्रॉन्ग आर्मी builds a strong state, builds a strong state, ये उसका बिलीफ था। तो उसकी वजह से ना वो हेल्प ले रहा था फ्रेंच की, ताकि वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सके। उसको ये चीज बहुत अच्छे से ज्ञात थी कि भाई अगर मेरी आर्मी अच्छी स्ट्रांग होगी तभी मैं सबसे लड़ पाऊंगा, तभी मैं अपनी टेरिटरी की सुरक्षा कर पाऊंगा और अपना रूल मेंटेन करके रख पाऊंगा। और इस वजह से उसने एस्टैब्लिश करी मॉडर्न आर्सेनल एट डिंडीगुल। किसकी हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से। और वो अपने जितने भी सोल्जर्स थे उसको ट्रेन भी, उन लोगों को ट्रेन भी वो करा रहा था फ्रेंच लोगों से ही। वो सारे ही बाहर के देशों की, यूरोपियंस की हेल्प से अपनी आर्मी को डिसिप्लिन्ड कर रहा था, मॉडर्नाइज कर रहा था, और वो वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा था। वो रिकॉग्नाइज, उसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी, उसने रिकॉग्नाइज करी कि भाई जो मॉडर्न या फिर वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें जितने भी रीजनल पावर्स जो राइज हुई थी, और ना कि सिर्फ रीजनल पावर्स, अगर हम मुगल बादशाह और मुगल राज की भी बात करें तो उनमें भी किसी ने भी अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं किया था एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोपियन। सिर्फ और सिर्फ हैदर अली एक ऐसा आदमी था
जिसने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, डिसिप्लिन किया और अपने आर्सेनल्स को भी उस तरीके का बनाया कि वो जाके ब्रिटिशर्स से अगर कभी लड़ाई हो तो उनसे लड़ सके। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो ये लैंड टैक्सेस थे इनके रूल में, हैदर अली और टीपू सुल्तान के रूल में लैंड टैक्सेस डायरेक्टली पेजेंट्स के ऊपर इम्पोज करने लगे। बीच में ऐसा कोई बीच का बंधु नहीं था, सीधे की सीधे पेजेंट्स के ऊपर ये लैंड टैक्सेस इम्पोज हुए। उन लोगों ने मेंटेन करी, एस्टैब्लिश भी करी सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री हेजेमनी। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले मुगल एम्पायर में क्या होता था ना, मुगल में जैसे हमने मान ली 4 नोबल हैं। अब 4 नोबल्स जो है ना, उन चारों नोबल से बोला गया है कि भाई आप अपनी-अपनी ना मिलिट्री मेंटेन करके रखो, और समय आने पे ये चारों की मिलिट्री जो है वो यूज़ करी जाएगी बाय द मुगल एम्परर, है ना? तो इसमें ये भी हो सकता था कि देखो, जो ये नोबल्स है वो भी तो पावरफुल बन रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द आर्मी दैट दे आर मेंटेनिंग, है ना? और वो क कल के दिन जाके मुगल एम्परर को भी तो चैलेंज कर सकते हैं, और इसी की वजह से जो हमारी रीजनल पावर्स हैं ऐसे पैदा भी हुए थे। वरना अगर इतनी ज़्यादा सेंट्रल पावर मजबूत होती तो ये नोबल्स को इतना मौका ही नहीं मिल पाता कि भाई वो लड़ सके। और चूंकि उनके पास खुद की एक आर्मी थी तो उसको हेल्प हुआ लड़ाई करने में, और अलग अलग स्टेट बट गए, है ना? अभी वैसे ही उसने क्या किया कि नहीं नहीं भाई, सबके पास अलग अलग नहीं होंगी, सिर्फ सेंट्रल की एक आर्मी होगी जो सबके पास जाएगी और सबकी मदद करेगी। बट पावर किसके पास होगी? सीधे की सीधे हैदर अली के पास, राजा के पास, और किसी के पास नहीं होगी। और जो मुगल एम्पायर में था वो सिस्टम कैसा था कि जो पावर थी वो नोबल्स के पास थी, क्योंकि भाई नोबल्स ही तो हैं जो उनकी सैलरी दे रहे थे, उनको मेंटेन कर रहे थे, उनका मैनेजमेंट कर रहे थे। तो जो ये सोल्जर्स हैं वो डायरेक्टली मुगल एम्परर को तो जानते नहीं थे, वो जानते थे तो अपने मालिक, मालिक मतलब नोबल्स को, ठीक है? पर ऐसा सिस्टम हैदर अली ने मेंटेन नहीं किया। मैसूर में ऐसा सिस्टम नहीं हुआ, उसने बिल्कुल डिफरेंट किया। उसने सेंट्रलाइज कर दी पूरी की पूरी मिलिट्री हेजेमनी। उसने कहा कि नहीं भाई, सबकी जो बागडोर होगी वो मेरे हाथ में होगी, कोई नोबल्स वोबल्स का चक्कर नहीं है, सबको मैं ही संभालूंगा। ही डिड दैट, ओके। अब यहाँ पे ना कांस्टेंट वॉरफेयर हो रहा था। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों की दोनों बराबर लड़ाइयाँ कर रहे थे, 2 चीज़ों की वजह से। सबसे पहले तो टेरिटोरियल एम्बिशन उनका, उनको ये था कि हम जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करें, है ना? हमें नहीं मतलब कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे नहीं है, पर हम मरें तो हम पूरे के पूरे इंडिया पर राज करके मरें। उनका तो कुछ ऐसा ही सपना था, ठीक है? पर फिर बात करते हैं हमारे ट्रेडिंग इंटरेस्ट को लेके। ट्रेडिंग इंटरेस्ट मतलब जो पैसा आ रहा था, मतलब यहाँ से वहाँ चीज़ें करना, ट्रेड करना, और उससे जो पैसा कमता है वो चीज़ें, और वो बिना लड़ाई झगड़े के कर नहीं पा रहे थे क्योंकि दूसरी भी पावर्स थी जो ट्रेड करना चाह रही थी, है ना? तो दिस हैपेंड, कांस्टेंट वॉरफेयर इन वजह से हुआ। अब हैदर अली ने क्या किया? इसने इन्वेड किया और एनेक्स किया मालाबार और कलकत्ता को। इन्वेड और एनेक्स का मतलब यही होता है कि भाई लूटपाट करी और अपने हथियार मतलब अपने हाथों में ले लिया, मालाबार को कब्जा कर लिया, मालाबार पे और कलकत्ता पे इन 1766, ओके। इसकी लड़ाइयाँ बहुत चलती थी मराठाओं से, हैदराबाद से और इंग्लिश से, और इंग्लिश की ही लड़ाई की वजह से हुआ एंग्लो मैसूर वॉर्स, ओके। अच्छा, जब आप देखोगे ना एंग्लो मैसूर वॉर्स, तो उसी के दौरान एंग्लो मराठा वॉर्स भी चल रही हैं, है ना? जिसकी वजह से मराठा हेल्प करने आते तो हैं मैसूर की, पर जैसे ही उनका समझौता हो जाता है ब्रिटिशर्स से, वैसे ही वो मैसूर की हेल्प करना बंद कर देते हैं और वो दूर भाग जाते हैं, ठीक है? ये आप आगे जैसे ही जैसे सारी वर्ड समझेंगे आपको ये भी समझ में आएगा। अब टीपू ने क्या किया? टीपू और बड़ा आदमी भाई वो चला, उसने कहा अब मैं तो कॉइन्स इशू करूंगा। उसने कॉइन्स इशू तो करे, पर उन कॉइन्स में कोई भी रेफरेंस नहीं था मुगल एम्पायर का। उसने कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं छोड़ा कि भाई मुगल एम्पायर दूर दूर तक मेंशन हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं था। उसने जो भी किया अपने नाम पे किया। फिर उसने ना शाह आलम, उस समय पे जो मुगल एम्परर था उसका नाम शाह आलम द सेकंड था, उसने उसके नाम पे, और आप याद रखो शाह आलम वही है जिसके समय पर बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, है ना? तो उसने क्या किया कि अपना नाम, टीपू ने अपना नाम खुतबा में इंसर्ट करा दिया, और शाह आलम का नहीं कराया, उसका निकलवा दिया। खुतबा क्या होता है? एक तरीके से जो फ्राइडे सरमन होते हैं ना, जो प्रेयर्स होती हैं मॉस्कियों में किया जाता है, मस्जिदों में की जाती है, उसको हम खुतबा बोलते हैं। खुतबा में उसने अपना नाम ऐड करा दिया और मुगल एम्परर का हटवा दिया, ठीक है? उसने सनद भी मांगी ऑटोमन खलीफा से। अब सनद क्या होती है? सनद इज काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट
जो कि बोले कि भाई अच्छा ये मतलब ये सारी चीज़ों की लेजिटिमेसी आपके हाथ में है। तो टीपू ये चाहता था कि भाई ऑटोमन खलीफा तुम मुझे सनद दो, एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट दो जिसमें लिखा हुआ हो कि ये सब कुछ मेरे अंडर है, मैं राइटफुल हेir हूँ या फिर मैं राइटफुल ओनर हूँ इन सब चीज़ों का और मेरे पास इन सब चीज़ों का एक तरीके से हक है ना? ये सनद था, उसको बेसिकली अपनी लेजिटिमेसी क्लेम करनी थी, है ना? तो वो चीज़ उसने करी, अवेल करनी थी। तो अगर इसमें देखें तो बेसिकली जो टीपू था वो कुछ इस प्रकार का था कि उसको जब सूटेबल लगता, उसके इंटरेस्ट में रहता, तो वो मुगल अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता और जब उसके इंटरेस्ट में नहीं रहता, तो वो मना कर देता कि अरे कौन है मुगल, हट, कोई नहीं हो तुम लोग, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे, है ना? तो वो सारी चीजें थी। नाउ लेट्स सी अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर्स। उसमें सबसे पहली हमारी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, लेट्स सी। अब देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की अगर बात करें तो जो इंग्लिश थे वो बहुत ज्यादा कंसर्न रहते थे मैसूर को लेके, क्योंकि मैसूर ना बिल्कुल पड़ोसी था कर्नाटक का। अब जब ये कर्नाटक का बिल्कुल पड़ोसी था तो उनको ऐसा प्रॉब्लम क्या होता था, क्योंकि कर्नाटक में उनका सेंट्रल फोकल पॉइंट था मद्रास, और मद्रास उनको प्रोटेक्ट करना था बाय एनी कॉस्ट। खैर इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको। लेट्स सी। देखिए पहले क्या हुआ कि जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, वो हैदराबाद के निजाम से मांग रहे थे कि भाई हमें नॉर्दर्न सरकार दे दो। निजाम मना कर रहा था कि नहीं भाई हम नहीं देंगे। तो इंग्लिश चले, ब्रिटिशर्स चले और उन्होंने मुगल बादशाह के पास गए और मुगल बादशाह से उन्होंने ले लिए नॉर्दर्न सरकार। अब निजाम ने बोला कि भाई देखो ऑन पेपर्स तो ये नॉर्दर्न सरकार आपके पास आ गए हैं पर मैं आपको दूंगा नहीं, ये मेरे कब्जे में है और ये मेरे कब्जे में ही रहेंगे। इंग्लिश बोलते हैं कि आप पैसे नहीं दोगे तो लड़ाई झगड़ा करके लूंगा, मैं वॉर करके लूंगा। अब हैदराबाद के निजाम ने बोला कि भाई एक बात बताओ, इस वॉर से कुछ बचने का तरीका हो तो वो बताओ। तो इंग्लिश बोलते हैं कि एक काम करो, अपन दोनों अलायंस बना लेते हैं और सीधे फिर मैसूर पे हमला करेंगे। अब इसी वजह से मैसूर पर हमला हुआ और इसमें बाद में मराठा भी शामिल हो जाते हैं। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहला जो हाँ, मतलब ऐसा वार किया था, वॉर का सबसे पहला अटैक किया था वो मराठाओं ने ही किया था। मराठाओं ने जब ये वॉर किया तो मैसूर में हैदर अली ने इनको कुछ 37-38 लाख रुपए देकर ऐसे निपटा दिया था कि जाओ, और हैदराबाद को भी पैसे दे के भगा दिया कि तुम भी अपना काम संभालो, इधर पे तुम्हारा कोई ज्यादा काम है नहीं, ज्यादा चचे आओ मत, है ना? फिर बाद में क्या हुआ, अब देखो मराठा शांत हो गए, हैदराबाद शांत हो गया, निजाम शांत हो गया, है ना, हैदराबाद का निजाम। अब बचे कौन? इंग्लिश। तो इंग्लिश और मैसूर ही एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करते रहे। फिर बात आती है जो मैंने अभी पहले बताया कि कर्नाटक बगल में लगा हुआ था और कर्नाटक में उनका मेन फोकल पॉइंट था मद्रास, ये रहा मद्रास। अब देखा मैसूर में हैदर अली ने कि भाई ये तो लड़ाई में लगा हुआ है, तो इसने क्या किया, सीधे आ गया और मद्रास पे अटैक करने लग गया। हैदर अली मद्रास पे अटैक करने आ गया था। अब इससे इंग्लिश घबरा के सहम गए और उन्हें मजबूरी में साइन करनी पड़ी ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या हुआ, उन्हें वादा करना पड़ा कि भाई कल के दिन तुम्हारे ऊपर, मतलब कि मैसूर के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो इंग्लिश खड़े रहेंगे साथ देने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। बेसिकली मैसूर जो था वो मदद चाहता था अगेंस्ट मराठास, कि भाई मराठाओं से बचने के लिए हमें ये चाहिए है आपकी मदद, जो कि इंग्लिश ज्यादा दिनों तक रखते नहीं है अपना ये वादा तोड़ देते हैं अपना, जिसकी वजह से आगे चलकर अपनी बाकी की सेकेंड मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर भी होती है। तो आपने देखा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट क्या था। तो इसके रिजल्ट में हमने देखा ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई और इसके रिजल्ट में हैदर अली जो था वो जीता भी था, ही वॉन। तो इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। पहले क्या हुआ, इंग्लिश ने मांगा हैदराबाद निजाम से नॉर्दर्न सरकार, हैदराबाद के निजाम ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दूंगा तुम्हें नॉर्दर्न सरकार। फिर इंग्लिश चले, इंग्लिश जा गए मुगल के पास, मुगल बादशाह के पास, मुगल बादशाह ने कहा चलो ले लो भाई, तुमको दान दिया। अब देखो ऑन पेपर्स तो ये नॉर्दर्न सरकार दे दिया था पर कब्जा तो निजाम का था इधर पे।
निजाम ने बोला कि भाई तुम कुछ कर लेना, एड़ी चोटी का जोर लगा देना, मैं तुम्हें ये एरिया नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई तुम आसानी से नहीं दोगे तो मार काट के लेंगे। निजाम थोड़ा सा झेप गया कि भाई क्यों लड़ूं मैं इनसे। तो निजाम ने पूछा कि भाई इस वॉर को रोकने का कोई तरीका हो तो बताओ। इंग्लिश ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर मैसूर पे अटैक करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मराठा भी जुड़ गया अटैक में। तो जो मराठाओं ने अटैक किया था और हैदराबाद ने अटैक किया था, उस उन दोनों को मैसूर में हैदर अली जो बैठा था उसने कुछ पैसे दे के निपटा दिया था। वो होता है ना कि करप्शन वाला, ब्राइब दिया और हटा दिया कि भाई कोई हम पे वो मत करो तुम। तो इसने पैसे-वैसे दे के इनको निपटा दिया। अब बचे कौन, इंग्लिश और मैसूर। अब यहाँ पे इंग्लिश ना थोड़े कमज़ोर पड़ गए। मैसूर में जो हैदर अली बैठा है उसने अपना दिमाग लगाया और वो गया मद्रास में, और मद्रास में कर दिया अटैक। अब मद्रास के अटैक से ये जो इंग्लिश थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, जिसकी वजह से हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये बोला गया था कि जब कभी भी मैसूर पे किसी ने हमला किया तो वहाँ पर इंग्लिश बचाने आएँगे, जो कि वादा इंग्लिश ने ज़्यादा दिनों तक रखा नहीं था। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। उससे पहले ये स्लाइड देख लो आप। अगर आपको पीपीटी चाहिए यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल प्रोवाइड यू द पीपीटी, ओके, फॉर ऑल दैट। ये जितना भी आपको ऑन स्क्रीन इस लेक्चर पे दिख रहा है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ बाय दी पीपीटी। यू कैन जस्ट कमेंट डाउन। ये देखिए मैं इसको थोड़ा-सा ब्रीफ कर देती हूँ। जैसे कॉजेज़ में बताया कि ब्रिटिशर्स ने ट्राइपार्टाइट अलायंस बनाया विद निज़ाम एंड मराठा हैदर अली के अगेंस्ट में। अब हैदर की डिप्लोमेसी तो देखो कि उसने सीधे-सीधे मराठाओं को और निज़ाम जो कि हैदराबाद का था उसको खरीद लिया और ब्रिटिशर्स अकेले पड़ गए। यहाँ पे क्या किया, मद्रास में उसने अटैक किया, मद्रास के गेट तक पहुँच गया, जिसकी वज़ह से ब्रिटिशर्स पैनिक कर गए और फिर हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास में हुआ कि हैदर अली पे जब भी कोई अटैक करेगा तो वहां पे बेसिकली मराठास तो ब्रिटिशर्स हेल्प करने आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर पे। देखो अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ कि अब देखो पहले अपन ने देखा था ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये वादा किया गया था कि अगर कभी भी मैसूर के ऊपर हमला हुआ तो इंग्लिश हेल्प करने आएंगे और वाइस वर्सा मैसूर भी ऐसे ही करेगा। अब क्या हुआ, 1771 में मराठाओं ने अटैक किया मैसूर पे, पर यहाँ पे इंग्लिश मदद को नहीं आए। अब इससे क्या हुआ, ब्रीच हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास का। ट्रीटी ऑफ मद्रास तेल लगाने चली गई, ब्रीच हो गई। अब इसके बाद इधर पे क्या होता है कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी चल रही होती है उस समय पे। अब आप देखो कि जो इंग्लिश है ना, उन्होंने क्या किया, ये देखिए इधर पर ये मैसूर है पूरा का पूरा, और यहाँ पर माहे पोर्ट है। ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया माहे पे, कैप्चर किया माहे, पर वो था तो मैसूर के ही अंडर, है ना, था तो मैसूर का ही एक पार्ट। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स मैसूर से कोई लड़ाई लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बस फ्रेंच की जो टेरिटरी थी, फ्रेंच टेरिटरी थी माहे, उस पे कब्जा कर रहे थे। पर अनफॉर्चुनेटली जो ये माहे है वो आ रहा था मैसूर के अंडर। वो जो माहे है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ मैसूर, दैट वाज इट। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे हैदर अली खिसिया गया और फिर कहा कि भाई अब तो लड़ाई मचेगी। ये माहे कब इसने वो किया था, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया था, इट वाज 1779, और 1780 में ये लड़ाई में उतर गया। अच्छा, क्या किया हैदर अली ने, इसने कन्विंस किया मराठाओं को प्लस हैदराबाद के निजाम को भी कि भाई चलो लड़ाई करते हैं। अब चूंकि उस समय पे फर्स्ट मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर चल रही थी, तो मराठा भी बहुत आसानी से मान गए थे और हैदराबाद भी मान गया। ठीक है, पर फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुई तब मराठा चलते बने। वो पीछे हट गए कि भाई अब हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारी एंग्लो मराठा वॉर अब खत्म हो चुकी है। तो जब वो उस समय पे जो ट्रीटी हुई एंग्लो मराठा वॉर की, मैं आपको आगे की वीडियोस में एंग्लो मराठा वॉर जब पढ़ाऊंगी तब आपको ये बताऊंगी। तो उसमें ये भी समझौते में हुआ था कि जो एंग्लो मैसूर वॉर चल रही है आप उससे पीछे हो जाओ, आप मैसूर की हेल्प मत करो। तो मराठाओं ने साथ तो दिया था क्योंकि पहले एंग्लो मराठा वॉर चल रही थी, पर वो हट भी गए थे जैसे ये वॉर खत्म हुई। ठीक है, हैदराबाद भी फिर धीरे धीरे चले गए थे। अब आप देखिए जो बैटल थी पोर्टो नोवो की 1781 में, आयरकूट लड़े थे इसमें इसमें इन्होंने हैदर अली को हरा दिया था, पर तब भी लड़ाई चलती रही।
और 1782 में हैदर अली मर गए ड्यू टू कैंसर। कैंसर से उनकी मौत हुई और उसके बाद टीपू जो थे वो उन्होंने ये पूरी जो बैटल थी वो 1784 तक खींची। अब 1784 तक तो चूंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी लड़ लड़ के बहुत ज्यादा थक चुके थे, तो उनको भी ना इस वॉर से बाहर आना था, इस वॉर सिचुएशन से बाहर आना था, क्योंकि किसका भी भला नहीं हो रहा था, कोई हार नहीं रहा था, कोई जीत नहीं रहा था, स्टेटस को मेंटेन्ड था। तो इस चीज से वो लोग हार चुके थे, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा था इस लड़ाई का। तो ब्रिटिशर और टीपू दोनों ने ही सौदा किया कि अरे चलो अब हम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करते हैं और ये वॉर खत्म करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी 1784 में, जिसको साइन किया टीपू और मैकार्टनी ने। और इससे क्या हुआ, स्टेटस को मेंटेन्ड हो गया, स्टेटस को एंटीबेलम। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी टेरिटरी जिसकी थी उसको रिटर्न कर दी जाए। जैसे कि माहे अगर मैसूर में थी और ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था उस पे, तो वो माहे वापस करें टीपू को। ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट था। अब ये जो एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुई ही थी कि फिर हमारी आई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए इस मैप से आप फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की भी कहानी समझ सकते हैं। ये रहे नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार को मांगा था ब्रिटिशर्स ने निजाम से, निजाम ने मना कर दिया, तो ब्रिटिशर्स चले मुगल के पास और मुगल से ले लिया नॉर्दर्न सरकार। निजाम ने तब भी मना कर दिया कि भाई तुमने मुगल बादशाह से तो ले लिया पर कब्जे में तो मेरे है, ऑन पेपर्स तुम रख लो पर कब्जा तो मैं नहीं दूंगा। तो फिर फिर ब्रिटिशर्स ने बोला हम लड़ाई करेंगे। निजाम ने बोला कि भाई ऐसे कैसे, हमको भी बताओ और इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है। तो यहाँ पर बात हुई कि भाई हम दोनों अलायंस करके मैसूर पे अटैक कर देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे मराठा भी इन्वॉल्व हो गए। मराठाओं को और निजाम को तो पैसे वैसे दे के खरीद लिया था मैसूर में। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स अकेले पड़ गए और मैसूर के हैदर अली ने अटैक कर दिया मद्रास पे। और जब मद्रास पे अटैक किया तो ब्रिटिशर्स घबरा गए और ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ। आप मतलब मैंने थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर दिया क्योंकि माइट बी पॉसिबल मेरे मतलब हाथ से बने हुए मैप पे आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो, बट इस मैप से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक दैट इज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, यहाँ पे तो जो उंगली करी थी वो टीपू ने खुद ने करी थी। ठीक है, किसी ने सामने से आके लड़ाई नहीं करी, टीपू ने खुद से लड़ाई करी थी। टीपू चले और टीपू ने हत्या मतलब हमला कर दिया ट्रेवेनकोर पे। अब जब टीपू ने ट्रेवेनकोर पर हमला किया तो आप देखोगे पहले जो ब्रिटिशर्स है ना वो बहुत ज्यादा खून खाए हुए बैठे हुए थे टीपू के साथ, और उनको तो बहाना चाहिए था लड़ाई का। तो क्या हुआ, ट्रेवेनकोर के साथ मिल गए हमारे ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स ने मिला लिया साथ में मराठाओं को और हैदराबाद को। उसने एक अच्छी खासी अलायंस बना ली ऑफ मराठा, हैदराबाद एंड ब्रिटिशर्स देमसेल्व्स और ट्रेवेनकोर का। ठीक है, अब एक टीपू की लड़ाई हो रही है इन सब से। अब जो ये अलायंस थी ना ये बहुत ही ज्यादा मजबूत साबित हुई, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई और इसमें टीपू हार गए। टीपू बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हारे थे सेरिंगापट्टनम में। और फिर एक ट्रीटी साइन करी गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम विच वाज साइन इन 1792। और ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी टीपू के लिए। इस ट्रीटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो टीपू आधे से ज्यादा टेरिटरी अपनी हार चुके थे, है ना, और वो जितनी भी टेरिटरी हारे थे वो डिवाइड हो गई बिटवीन ब्रिटिशर्स, निजाम एंड मराठा। उनसे वॉर इंडेमनिटी भी मांगी गई थी 3 करोड़ की, जिसमें से वो सिर्फ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ ही दे पाए थे। और बाकी 1.5 करोड़ के बदले उन्हें अपने 2 बच्चे रखने पड़े थे ऑन 75 लाख ईच के हिसाब से, कि भाई एक बच्चा जो है, एक लड़का आपका 75 लाख के बराबर है, तो आप 75 लाख दो और अपना एक बच्चा लेके जाओ। ये जैसे तैसे करके 1795 तक 1.5 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को देते हैं, 1.5 करोड़ रुपए, सॉरी नॉट 1.5 लाख, 1.5 करोड़ रुपए ब्रिटिशर्स को देते हैं और अपने दोनों बच्चे छुड़वा लेते हैं। अच्छा, ये जब सब कुछ हो रहा था तब टीपू कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी पावर वापस रीगेन कर सकें, वापस से मजबूत बन सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खून भी खाए हुए थे। तो उनको ये था कि नहीं भाई मुझे छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है ब्रिटिशर्स को। तो उनको रिवेंज की भी एक मतलब उनका मोटिव थोड़ा सा रिवेंज की तरफ जा चुका था। अब देखिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, इस समय तक आ गए थे वेलेस्ली। वेलेस्ली बहुत ज्यादा डरे हुए थे बिकॉज ऑफ द नेपोलियन अटैक। उनको ये लग रहा था कि अगर नेपोलियन का कभी अटैक होता है तो टीपू सुल्तान पहले आएंगे, सबसे पहले आएंगे इनका हेल्प करने के लिए।
तो वेलेस्ली का सोचना ये था कि भाई जैसे तैसे करके टीपू को एलिमिनेट करो, क्योंकि टीपू ना फ्रेंच को लेके, मतलब फ्रांसीसी या फ्रेंच पीपल को लेके बहुत ज्यादा ऐसे उनका सॉफ्ट कॉर्नर था उस तरफ पे। और अगर नेपोलियन आता तो सबसे पहले टीपू ही हेल्प करते। क्यों? क्योंकि टीपू जो थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर भी रह चुके, ये अपने आप को सिटीजन टीपू भी बुलाते थे। अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था वेलेस्ली को कि भाई टीपू को कैसे फंसाएं, किस एलिगेशन में इसके ऊपर लड़ाई करें, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो उसने एलिगेशन लगाया कि टीपू जो है वो अलायंस बना रहा है अरब के साथ, टर्क के साथ और अफगान के साथ। ये जो टीपू है वो मना करता है, तो वो कहते हैं कि चलो जब ऐसा कुछ नहीं है तो तुम ना सब्सिडरी अलायंस साइन कर दो। अब टीपू जो है वो मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं करूंगा। ये सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट आगे चल के आपको पता, मतलब मैं बताऊंगी, पर अभी मोटा मोटा आप ये समझ लो। सब्सिडरी अलायंस ये होता है कि अगर कोई स्टेट या टेरिटरी इस अलायंस को या फिर इस पॉलिसी को साइन कर लेती है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर टेरिटरी में ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स तैनात कर दिए जाएंगे, उसकी आर्मी तैनात कर दी जाएगी ऑन द एक्सपेंस ऑफ दैट स्टेट। कि मतलब अब आप ये मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली है, तो फिर उत्तर प्रदेश में जितने भी सोल्जर्स तैनात होंगे वो सारे के सारे होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तैनात कर रही है, पर उनका खर्चा यूपी ही देगा, उत्तर प्रदेश ही देगा, उसका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। ठीक है? तो एक तरीके से भाई कब्जा भी हो गया आर्मी की तरफ से, आर्मी की ओर से, और सेकेंडली पैसा भी नहीं गया, हमें खर्चा भी नहीं देना पड़ रहा है। तो दिस वाज सब्सिडरी लाइंस। नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक। इसके बारे में आपको आगे की वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगी। इसमें क्या हुआ, टीपू से बोला कि भाई आप सब्सिडरी अलायंस साइन करो। टीपू मना कर देता है कि नहीं करूंगा। फिर होती है हमारी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो अटैक करते हैं मैसूर के ऊपर। ठीक है? और इसमें इनकी फिर से मराठा और निजाम जो है, निजाम हैदराबाद के निजाम, वो हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है? और जो टीपू है वो सेरिंगपट्टनम को ऐसे प्रोटेक्ट करते करते मर जाते हैं। ही डाइज। ओके? टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग एट द गेट्स। वो मर जाते हैं। और उसके बाद 5 साल के वोडिया डायनेस्टी के एक छोटे से बच्चे को गद्दी पे बिठाकर एक चांटा मारकर बोलते हैं कि भाई अब तुम ना सब्सिडरी अलायंस साइन कर दो। तो छोटा सा बच्चा क्या ही जाने, उसने साइन कर दिया। और इस तरीके से जो साउथ में हमारा मैसूर है उसको पूरी की पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया था। पूरा का पूरा मैसूर अब ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ चुका था और वो उसको रूल कर रहे थे। So this is the end of the Anglo-Mysore Wars, and in the next video we'll learn about the Anglo-Maratha Wars. Let's see more. ये जो टीपू सुल्तान थे इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छे इनोवेटर थे। ये थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज है अगर आपको टीपू सुल्तान के बारे में जानना हो तो। तो देखिए ये पायनियर थे अबाउट द वॉर रॉकेट्स, आयरन केस्ड रॉकेट्स थे इनके पूरे के पूरे, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यूज करे थे अगेंस्ट ब्रिटिश कैवलरी। ठीक है? फिर इंटरनेशनलिज्म में देखा जाए तो अभी बात किया गया था कि टीपू के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे फ्रांस के साथ। ही वॉज अ मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। He called himself Citizen Tipu and planted the tree of liberty at Seringapatam. Okay, I have told you everything इससे पहले वाला स्लाइड में, but still you'll get to know about this as well. अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सेरीकल्चर, सिल्क का, इनटू मैसूर, है ना? और एक नया सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया कॉइनेज का और वेट्स का। और उन्होंने मॉडर्न आर्मी बिल्ड करी। मेन एनालिसिस देखें तो असेसमेंट क्या था कि ब्रिटिशर्स क्यों सक्सीड किए, क्योंकि इनके पास यूनिटी थी। मराठा और निजाम के साथ लड़े थे, मराठा और निजाम ने उनकी हेल्प करी थी। फोर्थ और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर्स में सबसे ज्यादा जो मराठा और निजाम की जो हेल्प थी वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट इफेक्टिव साबित हुई और मैसूर को हरा दिया गया। रिसोर्स गैप की बात करी जाए तो प्लासी के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास बंगाल का सारा रिसोर्स था। क्योंकि आप ये समझो ना कि प्लासी और बक्सर के बाद तो बंगाल बिल्कुल खाली हो गया था, वहां पे कोई बैठे ही नहीं था, कोई नवाब बैठे ही नहीं था उसको हथियाने के लिए, है ना? क्योंकि मीर कासिम तो हार गए थे बक्सर के बाद। तो अब बंगाल के सारे रिसोर्सेज अब ब्रिटिशर्स के थे और वो उसका अच्छा खासा यूज कर रहे थे। अब मैसूर अकेले ही लड़ रहा था
और ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत सारे लोगों को लेके लड़ रहे थे, प्लस उनके पास बंगाल के रिसोर्सेज भी थे। नेवल पावर की बात करी जाए तो ब्रिटिशर्स की जो रॉयल नेवी है, उन्होंने पूरी की पूरी फ्रेंच हेल्प को कट ऑफ कर दिया था। अब भाई फ्रेंच आएंगे तो अब आप ये देखिए, ये रहा हमारा पूरा इंडिया। अब अगर फ्रेंच को आकर मदद करनी है मैसूर की, तो आना तो पानी से ही पड़ेगा भाई, है ना? छत से तो ऐसे एरोप्लेन तो थे नहीं उस समय पे कि ऊपर से टंग के आ जाएं। तो ब्रिटिश रॉयल आर्मी ने क्या किया, रॉयल नेवी ने क्या किया, यहाँ पे तैनात हो गए कि किसी भी तरीके से फ्रेंच जो है वो अंदर आके इनकी हेल्प ना कर पाए। ठीक है, तो रॉयल पावर का ये हेल्प हुआ। अगर नेचर ऑफ स्टेट देखे तो क्या हुआ, टीपू सुल्तान और हैदर अली के अंडर जो था, मैसूर वॉज मोस्ट पावरफुल इन मॉडर्न स्टेट इन इंडिया। जैसे कि मैंने बोला कि जितने भी रीजनल स्टेट्स थे उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन आर्मी और एनीथिंग साइंटिफिक इन नेचर। वो सीधी सी बात यही थी कि इट वॉज अ न्यू बॉटल बट द सेम पानी इन दैट बॉटल, कि भाई बॉटल का रंग बदल गया है, बॉटल का शेप बदल गया है, पर जो उसके अंदर मटेरियल है वो सेम का सेम है। तो जो मुगल एम्पायर में चल रहा था वही रीजनल स्टेट्स में भी चल रहा था, है ना? पर ये इकलौता मैसूर ऐसा स्टेट था जो सेम चीजें नहीं अपना रहा था, वो मॉडर्नाइज कर रहा था अपने आप को। सो मैसूर वॉज द पावरफुल एंड द मॉडर्न स्टेट इन इंडिया। इट पोस्टेड द मोस्ट सीरियस चैलेंज टू ब्रिटिश हेजमनी, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए थे फ्रेंच लोगों की हेल्प से, फ्रांस की हेल्प से। तो ये था कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए थे और उनके पास वॉर मशीन्स भी बहुत अच्छी अच्छी हो गई थी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी थी और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ना बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि भाई अब तो गए काम से। अब देखो पोस्ट वॉर सेटलमेंट में क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। ब्रिटिशर्स ने कनारा ले लिया, वायनाड ले लिया, कोयम्बटूर ले लिया, निजाम और मराठा को बाकी टेरिटरीज दे दी, जो कि चूंकि जो मराठा है उसने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, रख लो अपने पास। अब रेस्टोरेशन में क्या हुआ, जो सेंट्रल किंगडम था वोडिया डायनेस्टी का, जैसे कि अभी बताया कि 5 साल के बच्चे को बिठा दिया था जिसका नाम था कृष्णराज III, उसको वापस से बिठा दिया था, तो वोडिया डायनेस्टी वापस आ गई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान चलते बने, सब्सिडरी अलायंस साइन हो गया था और वो साइन किया था 5 साल के बच्चे ने। ठीक है, अब जो ये टीपू सुल्तान की डेथ के बाद क्या हुआ, इसकी डेथ की वजह से जितना जो सबसे लास्ट सीरियस ऐसा बैरियर था ना ब्रिटिशर्स के लिए, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया अब पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के हाथ में था, जो बैरियर था वो खत्म हो गया था। ये प्रीलिम्स की चीट शीट है, आप थोड़ा सा देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ट्रीटी ऑफ मद्रास फेवरेबल थी हैदर को, मैंगलोर तो स्टेटस को था, स्टेलमेट में एंड हुआ था ये वाला वॉर। स्टेलमेट मतलब ना इसका ना उसका, बीच का, है ना, कि किसी का ना लॉस था ना गेन था, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, स्टेलमेट में खत्म हुई थी वो लड़ाई। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी टू सीपी टीपू सुल्तान के लिए ह्यूमिलिएटिंग थी ये। और यहाँ पर अगर हम लास्ट फोर्थ वॉर देखें तो इधर पे डेथ हुई थी टीपू की और सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ था। आप देखोगे तो मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, सी इन एवरी वीडियो आई प्रोवाइड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप साथ साथ में ना क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलोगे ना तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। आपकी मेंस की भी प्रैक्टिस यहीं पे होती जा रही है, प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस यहीं पे होती जा रही है, तो आपके तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, खा लो तो बेहतर रहेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।